नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपमान बना वरदान। 65 वर्ष की सीता देवी और केशव जी सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर आज खुशी की चमक है। उनका पोता आर्यन अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म में उनके पास बैठा था। वह अपनी दादी की गोद में सिर रखे हुए था। तभी बहू एक महंगे पर्स के साथ लिविंग रूम में आती है। उसके चेहरे पर अत्यधिक मीठापन था, जो केवल तभी आता था जब उसे कुछ चाहिए होता था। तान्या ने जब अपने सास ससुर को देखा तो उसके चेहरे पर घृणा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या दृश्य है। मुझे पता है माँ जी और डैडी जी, आप दोनों आर्यन को कितना प्यार करते हैं। आर्यन देखो, तुम्हारी दादी तुमसे कितना प्यार करती है। आर्यन निर्दोषता से, हाँ दादी, आपने मुझे आज जो चॉकलेट दी थी वह बहुत अच्छी थी। सीता देवी गर्व से, बेटा तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तान्या तुरंत सोफे पर बैठ जाती है और एक गंभीर चेहरा बना लेती है। तान्या आंखों में हल्का पानी लाते हुए, माँ जी बात यह है, इस बार आर्यन के इंटरनेशनल स्कूल की फ़ीस 8 लाख रुपए है और उसका स्विट्ज़रलैंड ट्रिप का पेमेंट भी आ गया है। रमन और मैं इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं पा रहे। केशव जी ये सुनकर जल्दी से बोले, ओह 8 लाख, इतनी बड़ी रकम, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये सुनकर पहले तो तान्या ने अंदर ही अंदर मुंह बनाया, लेकिन फिर अचानक से आर्यन की तरफ मुड़ती है और उसको गले लगाते हुए बोली, अब क्या करे बच्चा। देखो आर्यन, अगर दादा दादी हमें पैसे नहीं देंगे तो तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर नहीं जा पाओगे। तुम्हें तुम्हारे दादा दादी से बहुत प्यार करना होगा ताकि वह तुम्हारी मदद करे। आर्यन यह सुनकर तुरंत दादा दादी से लिपट गया। आर्यन जल्दी से बोला, दादाजी दादी, प्लीज़ मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। आप तो बहुत प्यार करते हैं ना मुझे। सीता देवी और केशव जी का दिल पिघल गया। उनके लिए पोते की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। यह भावनात्मक ब्लैकमेल सीधा और कारगर था। केशव जी ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। यह पैसा हमारे लिए है ही क्या। मैं आज ही फिक्स डिपॉजिट तोड़कर तुम्हें 9 लाख रुपए दे देता हूँ। आर्यन जाएगा अपनी ट्रिप पर और दोस्तों के पास। बेटा आप परेशान ना हो बच्चा। जैसे ही केशव जी ने पैसे देने की बात की, तान्या के चेहरे से प्यार और मीठेपन का मुखौटा उतर गया। वह खड़ी हो गई और आर्यन को पीछे खींच लिया। तान्या सख्ती से, आर्यन बस हो गया तुम्हारा प्यार जताना। अब तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर होमवर्क करो। यहाँ दादा दादी को परेशान मत करो। आर्यन उदास होकर कमरे की तरफ चला गया। सीता देवी चौंक कर बोली, तान्या यह क्या तरीका है। अभी तो वह हमारे साथ था। तान्या तेज आवाज़ में अपमानित करते हुए बोली, हाँ माँ जी, आप लोग क्या समझते हैं। आप उसे चॉकलेट खिलाकर बिगाड़ रहे हैं। आप लोगों को बच्चों की परवरिश की समझ नहीं है। कल उसने मेरे महंगे सोफे पर जूस गिरा दिया था और आप लोग उसे माफ़ कर रहे थे। तान्या ने सीधे सीता देवी को घूरते हुए कहा, जब तक पैसे नहीं मिल जाते आप दोनों आर्यन से दूर रहेंगे। आप लोग इस घर में शांति से रहें, बस यही काफ़ी है। बच्चों को बिगाड़ने के लिए मैंने इतनी फीस नहीं भरी है। सीता देवी और केशव जी स्तब्ध रह गए। 9 लाख रुपए देने की खुशी पल भर में गहरे अपमान और अपराध बोध में बदल गई थी। केशव जी दुखी होकर, तान्या हम उसके दादा दादी हैं, ये सही नहीं है। तान्या हंसते हुए बोली, हाँ आप हैं, और इसीलिए आप मेरे बच्चे के भविष्य के लिए पैसा खर्चा करेंगे। अब डैडी जी आप जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए।
फिर आप आराम से अपने पोते से मिल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तान्या उन्हें अपमानित और इस्तेमाल किया हुआ महसूस कराकर पर्स उठाकर बाहर चली गई। सीता देवी और केशव जी वहीं बैठे रह गए, यह सोचकर कि उनके पोते का प्यार भी अब एक कीमत पर बिकता है। लेकिन उन्हें अपने पोते से प्यार और लाड करना था, इसीलिए उन्होंने अगले दिन ही तान्या को कैश में पैसे दे दिए थे। पैसे देखकर तान्या इतनी खुश थी कि उसने आर्यन को पूरे दिन अपने दादा और दादी के पास रहने के लिए कहा। दोनों बूढ़े इस चीज़ से बहुत खुश थे और तान्या ने भी उन्हें कतई परेशान नहीं किया था। अगले दिन सुबह जब आर्यन स्कूल चला गया तो सीता देवी लॉन्ड्री रूम में कपड़े धो रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ कपड़े बहुत मैले हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें मशीन में डालने से पहले हाथ से रगड़ना शुरू कर दिया। तभी तान्या वहां आती है। उसने सीता देवी को हाथ से कपड़े रगड़ते देखा। तान्या की आंखों में तुरंत घृणा और श्रेष्ठता का भाव आ गया। तान्या जोर से हंसते हुए, ओह माय गॉड माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? यह हमारा नया जर्मन वॉशिंग मशीन है, आप इसे क्यों बर्बाद कर रही हैं? यह लाखों रुपए की मशीन है। यह आपके पुराने ज़माने की हाथ की मेहनत से लाख गुना बेहतर काम करती है। सीता देवी ने अपने मैले हाथों को छिपाने की कोशिश की। सीता देवी शर्मिंदा होकर, बेटा ये कपड़े थोड़ा ज़्यादा गंदे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मशीन में डालने से पहले बस थोड़ा सा रगड़ दूँ। तान्या ने तुरंत सीता देवी के हाथ से कपड़े झपट लिए और ज़मीन पर फेंक दिया। तान्या क्रोधित होकर, आपकी यह थोड़ी सी रगड़ मेरी मशीन को ख़राब कर देगी। आपको क्या लगता है आप इस घर में अपनी पिछड़ी सोच और गलत आदतों से सब कुछ बर्बाद कर देंगी? मुझे विश्वास नहीं होता। आप लोगों ने हमें 9 लाख रुपए दिए पर अपनी अनपढ़ आदतें नहीं छोड़ सकती। सीता देवी दर्द से, तान्या यह अपमान क्यों? मैंने तो बस। तान्या ने सीता देवी की बात पूरी नहीं करने दी। उसने हाथ में एक महंगे डिटर्जेंट की बोतल उठाई और हवा में हिलाई। देखिए माँ जी, आप हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगी? आप उन्हें सिखाएंगी कि हाथ से रगड़ो, जबकि दुनिया कंप्यूटरिंग की बात कर रही है। आप जानती हैं आर्यन के स्कूल में क्लीन इन्वायरमेंट पर प्रोजेक्ट है और आप यहाँ पानी बर्बाद कर रही हैं। यह आपके पुराने ज़माने की दरिद्रता की निशानी है। तान्या सीता देवी के पास आई और उनके गंदे पानी से सने हाथों को पकड़ लिया। सुनिए, आप 9 लाख रुपए देती हैं क्योंकि आपको आर्यन का प्यार चाहिए, लेकिन उस प्यार की कीमत यह है कि आप चुपचाप रहेंगी और वही करेंगी जो मैं कहूँगी। अगर आप हमें शर्मिंदा करती रहीं तो आपका पोता आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम कह देंगे कि आप बच्चों को गंदे कपड़े पहनना सिखाती हैं। सीता देवी को यह अपमान सबसे ज़्यादा गहरा लगा। उन्हें लगा कि उनका हर प्रयास, यहाँ तक कि साधारण कपड़े धोना भी तान्या की नज़रों में पिछड़ापन और दरिद्रता है। सीता देवी आंखों में आंसू लिए, तुम हमारे पैसों का इस्तेमाल करके हमें ही शर्मिंदा कर रही हो। तान्या ने हंसते हुए कपड़े मशीन में फेंके। हाँ, मैं कर रही हूँ और आपको यह सहना होगा, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूँ आर्यन आपसे बात नहीं करेगा और आप नहीं चाहेंगी कि आपके पोते का भविष्य मेरी इस छोटी सी नाखुशी के कारण खराब हो जाए। सीता देवी वहीं बैठी रह गई। अपमान के शब्दों ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पैसे ही नहीं बल्कि अपना आत्मसम्मान भी अपनी बहू को सौंप दिया है। वो सोचने लगी थी कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही तान्या गुस्से से चिढ़ती हुई अपने रूम की ओर जा रही थी। तभी उसकी नज़र केशव जी पर पड़ी, जो बाहर सोफे पर बैठकर अपने पुराने अकाउंट रजिस्टर में कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे। यह देखकर तान्या की आंखें सिकुड़ गई। अचानक से उसे कुछ याद आया।
वह गुस्से से अपने रूम में गई और एक बिल का पेपर लेकर केशव जी की तरफ बढ़ गई। बिल जो किसी महंगे कैफ़े का था। तान्या ने आते ही वह बिल सीधे केशव जी के माथे पर फेंक दिया। यह क्या है डैडी जी, यह चिल्लर किस बात का है? आपने रमन को बताया या आप अपने पुराने दोस्त से मिलने गए थे? बस चले गए और 700 का बिल फाड़ कर आ गए। आपको पता है ना हमारे आर्यन के फ्यूचर के लिए कितने सारे पैसों की ज़रूरत है, फिर भी आप इतने पैसे यहाँ पर वहाँ पर उड़ा रहे हैं। अगर आप खुद भी पैसे खर्चा करेंगे बुढ़ापे में तो हमारे लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? बूढ़े हो गए हैं, आपको शर्म नहीं आती इतने पैसे खर्चा करते हुए? सारी बात सुनकर केशव जी हैरान होकर अपनी बहू को देखने लगे। बेटा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? यह मेरे और मेरे दोस्त की चाय और नाश्ते का बिल था और मैं अपने पैसों से। तान्या ने उनकी बात बीच में काट दी और उनकी पुरानी अकाउंट बुक छीनकर ज़मीन पर फेंक दी। तान्या चीखकर, आपके पैसे? आपके पास क्या है? यह छोटी मोटी सेविंग जो आप अपनी अंतिम यात्रा के लिए बचा कर रखे हैं। यह क्या है? यह गरीबी है। आप 9 लाख रुपए एक बार में दे सकते हैं, लेकिन अपनी चाय की आदत नहीं छोड़ सकते। आर्यन का फ्यूचर बनाना है, मुझे उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, नहीं जानते आप? तान्या ने जानबूझकर चाय शब्द पर जोर दिया, जैसे वह सबसे निम्न दर्जे का काम हो। तान्या ने आगे बढ़कर केशव जी की मेज पर रखे उनके पुराने चश्मे और पेन को उठाकर फेंक दिया। आप क्या हिसाब करते हैं? चिल्लर का हिसाब? आपको पता है आज के ज़माने में यह 700 रुपये मेरे 1 घंटे की ऑनलाइन शॉपिंग में खर्चा होते हैं और आप इसे निवेश समझकर लिख रहे हैं। केशव जी गुस्से और दुख से कांपते हुए, तान्या बहू, यह हमारी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हारा अपमान क्यों सहूँ? तान्या ने सीधे उनकी आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। तान्या क्रूरता से फुसफुसाते हुए, आप अपमान क्यों सहते हैं? क्योंकि आपका पोता मेरे हाथ में है। आपको यह डर है कि अगर आपने विरोध किया तो मैं आर्यन को उसके बेहतरीन स्कूल से निकालकर किसी सरकारी गट्टर में डाल दूंगी। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पोता गरीब दादाजी की तरह जीवन जिए, है ना? वह मेज पर झुक गई और उनके कानों में कहा, याद रखिए, आप दोनों का इस घर में केवल आपके बैंक बैलेंस से है। जिस दिन आपका बैंक बैलेंस शून्य हो जाएगा उस दिन आप दोनों कचरे के डिब्बे से भी बदतर हो जाएंगे। इसीलिए चुपचाप रहिए और अपने पुराने दोस्तों के साथ चिल्लर चाय पीना बंद कर दीजिए। तान्या ने केशव जी के पुराने रजिस्टर को पैरों से कुचला और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। केशव जी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि वह अपने पोते को शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि तान्या की आर्थिक भूख को शांत करने के लिए जी रहे हैं। उनका आत्मसम्मान, उनकी मेहनत की कमाई, सब कुछ तान्या ने कचरे जैसा साबित कर दिया था। वह जैसे अपनी ही सोच में खो गए थे। वही तान्या केशव जी को अपमानित करने के बाद अपने बेडरूम में आती है। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती है। तान्या के चेहरे पर अभी भी पिछली जीत की क्रूर चमक थी। उसने अपने नए पर्स को देखा जिसमें केशव जी द्वारा दिए गए 9 लाख रुपए की महक थी। तान्या मन में, वाह, यह बुढ़ापा कितना कीमती होता है। लोग कहते हैं बुढ़ापा बोझ होता है, लेकिन मेरे लिए यह सोने की खान है। 9 लाख रुपए, और वह भी बस 2 कड़वे बोल बोलने के बदले में। ये बूढ़े लोग कितने मूर्ख होते हैं। उन्हें लगता है मेरे बच्चे को प्यार देकर वह सारे हक खरीद लेंगे। उसने अपने बाल ठीक किए और अहंकार से मुस्कुराई। सीता देवी के कपड़े धोने के मैले हाथ और केशव जी की 700 रुपये वाली चिल्लर, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई
मेरी एक शाम की पार्टी का बिल भी नहीं है। उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। वह अपनी रणनीति पर विचार करने लगी। मुझे पता है उनके पास अभी भी 50 लाख रुपए की इनहेरिटेंस बची है और उस इनहेरिटेंस तक पहुंचने का मेरा एकमात्र रास्ता कौन है? आर्यन। मेरा बेटा ही मेरा सबसे बड़ा निवेश है। जब तक ये बूढ़े लोग आर्यन के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल होते रहेंगे, मैं ऐसे ही उनसे उनका आत्मसम्मान और पैसा निकालती रहूँगी। तान्या ने ठान लिया था कि वह अपने लालच और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। सीता देवी और केशव जी का अपमान उनके लिए पैसा कमाने का एक सामान्य माध्यम था, जिसकी कीमत उनके पोते का प्यार थी। आर्यन का भविष्य, नहीं मेरा भविष्य, और उसके लिए इन बूढ़े लोगों को सहना ही पड़ेगा। यह मेरा बिजनेस मॉडल है। तान्या ने अपना फ़ोन उठाया और 9 लाख रुपए की सफल डील का जश्न मनाने के लिए अपनी सहेलियों को फ़ोन लगाया। बाहर सीता देवी और केशव जी अपमानित होकर बैठे थे। अपने ही घर में अजनबी बने हुए थे। अपने दुखों में डूबे दोनों ने एक साथ खाना खाया और कमरे में शर्मिंदगी से लौट आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि तान्या की कोई जासूसी ना हो। कमरा शांत था, लेकिन दोनों के भीतर अशांति का तूफान था। सीता देवी चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। केशव जी अपने कपड़े बदल रहे थे। उनकी चाल में थकान और उदासी थी। सीता देवी दबी हुई आवाज़ में अचानक रोते हुए, केशव जी, मैं अब और नहीं सह सकती। आज उसने मुझे सबके सामने पिछड़ी सोच और गरीबी का ताना मारा। आप यह चिल्लर वाली बात सुनकर क्यों चुप रहे? हमारा आत्मसम्मान क्या इतना सस्ता हो गया है कि तान्या उसी आर्यन के भविष्य के नाम पर कुचलती रहेगी? केशव जी बिस्तर पर बैठ गए और सीता देवी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनके अपने भी आंसू निकलने लगे। केशव जी भारी आवाज़ में, सीता, मैं जानता हूँ, जब उसने मेरी मेहनत की कमाई को आर्थिक कचरा कहा और डायरी को पैरों से रौंदा तो मुझे लगा मैं मर क्यों नहीं गया। लेकिन उनकी आवाज़ कांपने लगी जब वह कहती है ना कि अगर विरोध किया तो आर्यन का भविष्य खराब हो जाएगा या उसे किसी सरकारी गट्टल में डाल देगी, तो मेरा साहस टूट जाता है। सीता देवी हिचकियाँ लेते हुए, यह कब तक चलेगा केशव जी? हमने उसे 16 लाख रुपए दिए हैं। हमने अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ रमन और आर्यन के लिए लगा दिया, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? अपमान का टोकरा। वह हमारे पोते के प्यार का अपहरण कर रही है और हम लाचार हैं। केशव जी निराशा से सिर हिलाते हुए बोले, यह अपहरण है सीता, भावनात्मक अपहरण। हम जानते हैं कि आर्यन को हमसे बहुत प्यार है, लेकिन तान्या ने आर्यन को हमारे खिलाफ एक हथियार बना दिया है। हमें उससे बात करने की आज़ादी भी नहीं है ताकि वह उसके कान ना भर दे। सीता देवी ने तकिया उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वह अपने दर्द को दबाना चाहती हो। सीता देवी, वह कहती है, यह मेरा बिजनेस मॉडल है। क्या हम उसके लिए सिर्फ एटीएम मशीन है? मुझे डर है जिस दिन हमारा सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, वह आर्यन को हमसे हमेशा के लिए दूर कर देगी और हमें किसी वृद्धा आश्रम में फेंक देगी। केशव जी ने सीता देवी के आंसू पोंछे। केशव जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने देखा है, आज आर्यन भी थोड़ा परेशान था। वह छोटा है पर वह झूठ और सच्चाई में अंतर समझता है। हमें कुछ करना होगा सीता, हम उसे हमारी लाचारी का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमें आर्यन को सही समय पर सही बात बतानी होगी। दोनों ने रात भर जाकर अपनी बेबसी और अपने पोते को वापस पाने की रणनीति पर विचार किया। वे नहीं जानते थे कि उनका सबसे बड़ा हथियार
आर्यन की मासूमियत पहले ही उनकी मदद के लिए तैयार है। अगले दिन रमन आज घर पर था। तान्या ने शाम को घर में एक परिवार चर्चा का माहौल बनाया। सीता देवी और केशव जी जानते थे कि यह चर्चा पैसों की नई मांग के लिए हो रही है। तान्या नाटक करते हुए बोली, रमन देखो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आर्यन का कोडिंग और रोबोटिक्स का नया कोर्स शुरू हो रहा है। वह अमेरिका से ऑनलाइन होगा और उसकी फीस 7 लाख रुपए है। अगर हमने यह मौका छोड़ दिया तो हमारा बच्चा बाकियों से पीछे रह जाएगा। आर्यन वहीं बैठा था, खेल रहा था। उसने अनजाने में यह बात सुनी। आर्यन मन में 7 लाख, मेरी टीचर ने तो कहा था कि कोडिंग क्लास की फीस 1 लाख है। मम्मी इतना झूठ क्यों बोल रही है? आर्यन हालांकि छोटा था पर उसे गणित की थोड़ी समझ थी। उसे अपनी माँ की झूठी रकम सुनकर अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। तान्या ने तुरंत सीता देवी और केशव जी की तरफ देखा। तान्या, माँ जी, डैडी जी, आप तो जानते हैं आर्यन का भविष्य कितना ज़रूरी है। आप दोनों ने हमेशा कहा है कि पोते के लिए जान हाजिर है, तो क्या आप इस बार भी हमारे आर्यन का भविष्य संभालेंगे? केशव जी और सीता जी ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि विरोध करने का मतलब आर्यन को उनसे दूर कर लेना है। केशव जी ने सिर झुका लिया। केशव जी थकी हुई आवाज़ में, ठीक है बेटा, हम कर देंगे, 7 लाख दे देंगे। जैसे ही केशव जी ने हामी भरी और अगले दिन पैसे दिए, ट्रांसफ़र कर दिए थे। रविवार को घर में दोपहर के भोजन की तैयारी चल रही थी। तान्या ने कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। सीता देवी ने अपने हाथों से बड़े प्यार से आर्यन की पसंद का हलवा बनाया था। सीता देवी प्यार से, आर्यन बेटा देखो, दादी ने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, यह खाओ, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। आर्यन हलवा लेने के लिए आगे बढ़ा। तान्या ने तुरंत बीच में आकर थाली झपट ली। तान्या जोर से अपमानजनक आवाज़ में, बस हाथ मत लगाना इस हलवे को। आर्यन और माँ जी, आप अपनी पुरानी गंदी सोच से हमारे बच्चे को जहरीला क्यों बना रही हैं? आप आर्यन को चीनी और घी खिलाकर मोटा करना चाहती हैं ताकि वह अपने इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के सामने शर्मिंदा हो। उसकी डाइट प्लान है। सीता देवी दर्द से, तान्या, यह बस थोड़ा सा प्यार था, इसमें क्या गलती है? तान्या ने हाथ में हलवे की थाली पकड़ी और उसे सीधे किचन के डस्टबिन में फेंक दिया। तान्या पूरे डाइनिंग हॉल में चिल्लाते हुए बोली, यह गलती है और यह भी गलती है कि आप दोनों हर वक्त बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। आपको लगता है कि आप बच्चों को बिगाड़ कर हमें ब्लैकमेल करेंगी? आप लोग क्या हैं? बेकार हो चुके लोग। आपके पास देने के लिए केवल पुरानी बीमारियां और पिछड़ी हुई आदतें हैं। आप दोनों इस बच्चे के लिए संपत्ति नहीं बल्कि बोझ है। तान्या ने रमन की तरफ मुड़कर कहा, रमन, ये लोग हमारे बच्चे की सेहत खराब कर रहे हैं। ये लोग हमें भावनात्मक रूप से अपाहिज बना रहे हैं ताकि हम इनसे पैसे लेते रहें। अब ये लोग आर्यन को छुएंगे भी नहीं। केशव जी की आंखों में गुस्सा और अपमान था। उन्होंने उठने की कोशिश की। केशव जी कांपते हुए, तान्या, इतना बड़ा अपमान? तान्या ने सीधे उनकी आंखों में देखा। तान्या क्रूरता से फुसफुसाते हुए बोली, बैठ जाइए डैडी जी। याद रखिए, आपके 7 लाख रुपए अभी अभी मेरे खाते में आए हैं। अब आप 2 महीने तक मेरी नौकरी करेंगे चुपचाप। अगर आप फिर से बोलने की हिम्मत करेंगे तो आर्यन को अगले 3 महीने तक आपसे दूर कर दिया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि दादा दादी होने का असली मोल क्या होता है। तान्या ने रमन के सामने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वह शांत रहे और रमन चुपचाप बैठा रहा।
अपनी पत्नी के सामने असहाय। आर्यन यह सब देख रहा था। वह डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा था। उसने देखा कि उसकी दादी ने कितनी मेहनत से हलवा बनाया था और उसकी माँ ने उसे कैसे कचरे में फेंक दिया। उसने अपने दादा दादी के अपमानित चेहरे को देखा। आर्यन मन में, यह प्यार नहीं है। मम्मी झूठ बोलती है, मेरे दादा दादी बोझ नहीं है। आर्यन ने उस दिन कसम खा ली कि वह अपनी माँ के इस शोषण का मोल चुकाएगा। अगले दिन आर्यन के स्कूल में नैतिक शिक्षा की क्लास चल रही थी। टीचर बच्चों को रिश्ते का मूल्य, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप और सम्मान पर पाठ पढ़ा रही थी। टीचर, बच्चों, आप अपने दादा दादी को क्या देते हैं? प्यार, समय या सिर्फ पैसा? याद रखना, जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें पैसे नहीं बल्कि सम्मान और आपका समय चाहिए। जिस रिश्ते में पैसों का सौदा हो वह सच्चा रिश्ता नहीं होता। आर्यन मन में, पैसा? मम्मी हमेशा दादा दादी से पैसा मांगती है और उन्हें अपमानित करती है। मम्मी झूठ बोलती है, मेरे दादा दादी को पैसे नहीं, प्यार और सम्मान चाहिए। आर्यन का मासूम मन साफ तौर पर झलक गया कि उसकी माँ का व्यवहार अनैतिक और क्रूर था। अपने दादा दादी को बचाने का फैसला कर लिया। शर्मा निवास पर शाम को पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। तान्या आर्यन को पकड़कर बैठी थी, जैसे वह दिखा रही हो कि आर्यन उसी की संपत्ति है। सीता देवी और केशव जी कोने में चुपचाप बैठे थे। तान्या घमंड से, रमन, अब आर्यन के कोडिंग कोर्स के लिए 7 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने माँ जी और डैडी जी से कहा कि पोते की खुशी के लिए थोड़ा सा त्याग तो करना ही पड़ता है। तान्या ने सीता देवी और केशव जी की तरफ घृणा से देखा, जैसे कह रही हो, तुमने अपनी कीमत चुका दी है। तभी आर्यन अचानक अपनी माँ के गोद से उतरकर सीधा दादा दादी के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में 7 लाख रुपए का लिफाफा था, जो तान्या ने अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाया था। आर्यन ने वह लिफाफा अपने दादा दादी की तरफ बढ़ाया। आर्यन जोर से लेकिन मासूमियत से, दादाजी, दादी जी, यह लीजिए आपके पैसे वापस। टीचर ने कहा, प्यार का सौदा नहीं होता। तान्या, रमन, सीता देवी और केशव जी सब चौंक गए। तान्या झल्लाते हुए, आर्यन, तुम यह क्या कर रहे हो? यह तुम्हें किसने सिखाया? यह तुम्हारे कोर्स के पैसे हैं। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। आर्यन, तान्या से, मम्मी, आपने कहा था कि दादा दादी बोझ हैं और आप उन्हें पिछड़ी सोच कहती हैं। आपने हलवा कचरे में फेंका। मुझे यह कोर्स नहीं चाहिए। मुझे आपके झूठे कोर्स से ज़्यादा दादा दादी का सम्मान चाहिए। उसने सीधे अपनी दादी का हाथ पकड़ा। आर्यन, दादी, टीचर ने कहा है कि दादा दादी को पैसा नहीं, सम्मान चाहिए। आप मेरी माँ को माफ़ मत करना। जब तक वह आपसे माफ़ी ना मांगे। मेरा कोर्स भी 1 लाख का था, लेकिन माँ ने झूठ बोला। दादाजी, वो आपके पैसे अपना बनाना चाहती है। तान्या, रमन, सीता देवी और केशव जी सब पत्थर बन गए। तान्या ने पहले सदमे में, फिर हिंसक क्रोध में, आर्यन, तुम पागल हो गए हो? यह तुम्हें किसने सिखाया? यह तुम्हारे कोर्स के पैसे हैं। तुम मेरी बात सुनो। रमन ने लिफाफे को देखा और तान्या की तरफ मुड़ा। वह अभी भी अपनी पत्नी पर शक करने को तैयार नहीं था। रमन भी गुस्से से, आर्यन, इधर आओ, क्या कर रहे हो? वो आपके पैसे हैं। लेकिन आर्यन, जिससे अब हिम्मत मिल चुकी थी, सीधा अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। आर्यन आंखों में आंसू के साथ, मम्मी झूठ बोलती है। वह दादा दादी से प्यार नहीं करती। उन्होंने आज सुबह फ़ोन पर बोला कि यह बूढ़े लोग संपत्ति नहीं, बोझ हैं। और आपने कहा
कि दादाजी आर्थिक कचरा हैं और आपने दादी के हलवे को कचरे में फेंका। आपने कहा था कि अगर दादा दादी पैसे नहीं देंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा। टीचर ने कहा हमें सम्मान देना चाहिए, ना कि उनसे पैसे लेने चाहिए। आर्यन का मासूम विस्फोट तान्या के सारे झूठ को बेनकाब कर गया। तान्या विस्फोटक गुस्से में, चुप, तुम एक झूठे बेवकूफ़ बच्चे हो। उसने आर्यन को ज़बरदस्ती पकड़ा। तुम्हें क्या पता जिंदगी क्या होती है? ये बूढ़े लोग तुम्हें भड़का रहे हैं। ये गरीबी की निशानी है। इन्होंने ही तुम्हें मेरी नज़रों से गिराने की कोशिश की है। मेरे कोर्स की फीस से तुम्हें क्या मतलब? तान्या ने गुस्से में आर्यन को कस कर पकड़ लिया और उसे झिंझोड़ दिया। तान्या केशव जी और सीता देवी की तरफ मुड़कर भयानक आवाज में, तुम लोगों ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम लोगों ने मेरे सबसे बड़े हथियार को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यह प्यार वापस मिल जाएगा? तुम दोनों ने अपने पोते का भविष्य खराब कर दिया है। तुम दोनों इंसान नहीं, अभिशाप हो। तान्या ने गुस्से में लिफाफा जमीन पर फेंका। तान्या रमन से, रमन, तुम इन्हें अभी घर से बाहर निकालो। ये लोग मेरी ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं। देखो, इन्होंने तुम्हारे बेटे को झूठा बना दिया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। इन्हें बाहर निकालो। ये सुनकर आर्यन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह गुस्से से बोलने लगा, नहीं, दादाजी और दादी जी कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। आप दोनों बहुत बुरे मॉम डैड हो। आर्यन की बात सुनकर तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके मन में अब बेटे के लिए प्यार नहीं, बस अपने झूठ के बेनकाब होने की भयानक शर्मिंदगी और बदला लेने की आग थी। तान्या चीखते हुए, बदतमीज, तूने अपनी माँ को झूठा कहा। तान्या ने बेकाबू होकर आर्यन को कसकर पकड़ा और उसे ज़मीन पर गिराने की कोशिश की, जैसे उसे चोट पहुंचाना चाहती हो। केशव जी और सीता देवी हड़बड़ाकर, आर्यन बेटा, यह देखते ही केशव जी और सीता जी तुरंत अपने पोते को बचाने के लिए दौड़े। सीता देवी रोते हुए, तान्या, होश में आओ, वो तुम्हारा बच्चा है। केशव जी तान्या को रोकते हुए, उसे छोड़ दो बहू, उसे चोट लग जाएगी। तान्या ने क्रूरता से केशव जी को दूर धकेला। तान्या भयानक गुस्से से चिल्लाती है, खबरदार, जो मेरे बीच में आए तो यह मेरी और मेरे बेटे के बीच का मामला है। तुम दोनों ने ही इसे बिगाड़ा है। इस धक्का मुक्की में केशव जी लड़खड़ा गए और उनका सिर दीवार से टकराने से बाल बाल बचा। सीता देवी का दिल कांप गया। रमन, जो अब तक स्तब्ध खड़ा था, अपनी पत्नी के इस रूप को देखकर अंदर तक हिल गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी, जिसकी सुंदरता पर वह कभी मोहित था, आज उसके माता पिता और बेटे पर हमला कर रही है। माता पिता पर तो उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आज उसका बेबी का निशाना उसका बेटा बन गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका स्वार्थ और झूठ सामने आ गया था। रमन झंझनाहट में, तान्या, तुम यह क्या कर रही हो? रमन के चेहरे पर अब दुविधा नहीं, बल्कि गहरी निराशा और घिन थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और तान्या को आर्यन से दूर खींच लिया। तान्या पागलपन में, रमन, तुम क्या कर रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। ये लोग हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं। रमन कड़क आवाज में शांत, बहुत हो गया। तान्या। रमन ने एक बार केशव जी और सीता देवी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भय और पीड़ा साफ झलक रही थी, और फिर रोते हुए आर्यन की ओर देखा। रमन गहरी सांस लेकर, तान्या,
अब बाहर निकलने की बारी इनकी नहीं, तुम्हारी है। तान्या विश्वास ना करते हुए, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? रमन क्रोध और दुख के मिश्रण में, मतलब यह है कि मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा अब हट चुका है। आखिर आर्या ने गलत ही क्या कहा है? सब सही है। तुम्हारे लालचपन ने तुम्हें अंधा बना दिया है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। तुमने सोचा भी कैसे तुम मेरे बेटे को मार सकती हो? माँ पापा तक तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। मुझे लगा तुम ये सब मेरे बेटे के लिए कर रही हो, लेकिन तुम तो बस इन्हें लूट रही हो। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने इन्हें गरीबी की निशानी कहा, इन्हें घर से निकालने को कहा, और अब तुम मेरे बेटे को मार रही थी। वह बेटा जिसके नाम पर तुम मुझसे हर साल लाखों रुपए लेती रही। रमा ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। रमन फ़ोन पर, सुनो, मैं रमन बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी तान्या ने मेरे माता पिता और नाबालिग बेटे पर हमला करने की कोशिश की है। मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी है, और हाँ, मुझे अभी तलाक के कागजात भी चाहिए। यह सुनकर तान्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका विस्फोटक गुस्सा डर और सदमे में बदल गया। उसने अपने सबसे बड़े हथियार आर्यन को तोड़ने की बात की थी, लेकिन असल में उसने अपनी शादी और भविष्य को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। तान्या गिड़गिड़ाते हुए, रमन प्लीज़, मैं गुस्से में थी। आर्यन बेटा, मम्मा माफ़ी मांगती है। लेकिन आर्यन मुंह फेर कर अपनी दादी के आंचल में छुप चुका था। रमन पत्थर की तरह, बहुत देर हो चुकी है तान्या। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की कीमत ना समझे और अपने ही बच्चे पर हाथ उठाए, उसका इस घर में कोई जगह नहीं है। आज से तुम आज़ाद हो, मेरी ज़िंदगी से भी और मेरे बेटे से भी। रमा ने पुलिस के आने तक तान्या को घर के एक कमरे में बंद कर दिया, ताकि केशव जी और सीता देवी और आर्यन सुरक्षित रहे। तान्या का अभिशाप वाला आरोप खुद उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ। तभी दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हुई। जैसे ही 2 सिपाही अंदर आए, तान्या का डर फिर से बेकाबू गुस्सा बन गया। उसने मौके की गंभीरता को समझने के बजाय अपने बचाव में फिर से दोष मढ़ना शुरू कर दिया। तान्या पुलिस के सामने आंखें तरेरते हुए, आप लोग देखिए, ये दोनों बुजुर्ग, ये मेरे पति को भड़का रहे हैं। ये मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ही रमन के कान भरे हैं, नहीं तो मेरा रमन ऐसा कभी नहीं करता। ये गरीबी की निशानी है जिन्होंने हमारे घर में फूट डाल दी है। तान्या ने अपने ससुर केशव जी और सास गीता देवी की ओर इशारा करते हुए उन्हें ज़ोर ज़ोर से कोसना शुरू कर दिया। उसने एक बार भी अपने बेटे पर हाथ उठाने की या रमन को धोखा देने की बात स्वीकार नहीं की। उसका सारा ध्यान अपने माता पिता पर दोष डालने में था। रमन ने यह सब देखा। उसने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस सामने खड़ी है। उसका बेटा डर के मारे रो रहा है। उसके माता पिता सदमे में हैं, और फिर भी तान्या के मुंह से माफ़ी का एक शब्द नहीं निकला। उसके होठों पर सिर्फ जहर था, जो केशव जी और सीता देवी के लिए था। रमन का मन बिल्कुल नहीं बदला। माफ़ी की जो आखिरी उम्मीद उसके दिल में बची थी, वह तान्या के इस अहंकार और कठोरता को देखकर टूट गई। रमन पुलिस से दृढ़ता से, इंस्पेक्टर, मेरी शिकायत पक्की है। इसने मेरे नाबालिग बेटे पर हमला करने की कोशिश की, और पिछले कुछ सालों से यह मेरे माता पिता का लगातार अपमान कर रही है। यह मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना का मामला है। मैं इसके खिलाफ घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ।
और हाँ, मैं तुरंत तलाक के कागजात फाइल कर रहा हूँ। सिपाहियों ने रमन का बयान दर्ज किया और तान्या को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू की। तान्या विरोध करती रही, चीखती रही, लेकिन उसका हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा था। जब सिपाही उसे ले जा रहे थे, तभी उसने आखिरी बार मुड़कर रमन को देखा। तुम पछताओगे रमन, तुम बहुत पछताओगे। ये दोनों तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देंगे, तुम देखना। रमन ने शांत लेकिन दुखी आंखों से उसे जाते हुए देखा। उसे पता था कि उसने एक टूटे हुए रिश्ते को माफ़ करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन तान्या ने उसे ठुकरा दिया। तान्या के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। रमन, केशव जी, सीता देवी और आर्यन एक दूसरे को देख रहे थे। आर्या रोना बंद कर चुका था, लेकिन वह अभी भी अपनी दादी से चिपका हुआ था। रमन धीरे से अपने माता पिता के पास गया, घुटनों के बल बैठा और उनका हाथ थाम लिया। रमन, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं सच्चाई नहीं देख पाया। मैंने आप दोनों पर विश्वास नहीं किया और यह सब मेरी गलती है। सीता देवी आंसू पोंछते हुए, उठो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो सिर्फ अपने परिवार पर विश्वास किया था। केशव जी रमन के सिर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारा घर और तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। उस रात रमन ने आर्यन को अपने पास सुलाया। आर्यन पहली बार इतने दिनों बाद चैन से सोया था। रमन ने अपनी माँ से अपनी नौकरी की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेने को कहा, ताकि वह अपने बेटे और माता पिता को वह समय दे सके जो उसने सालों से नहीं दिया था। तान्या के इस भयानक अंत ने रमन को न सिर्फ अपनी पत्नी की सच्चाई दिखाई, बल्कि उसे उसके असली परिवार, उसके माता पिता और बेटे की कीमत भी समझा दी। उनका घर टूटते टूटते बच गया था और अब वह एक मजबूत नींव पर फिर से बनने के लिए तैयार था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।